हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम इनसाइड। आज हम देखेंगे 1 जून 2025 के द हिंदू में आए हुए सभी आर्टिकल और एडिटोरियल को जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही में हर एक टॉपिक के पॉइंटर्स नोट्स। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये है आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है ऑपरेशन शील्ड। तो देखते हैं व्हाट इज़ ऑपरेशन शील्ड एंड वाई वॉज इट कंडक्टेड। अभी हाल ही में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में एक बड़ी तैयारी की ड्रिल हुई जिसका नाम था ऑपरेशन शील्ड। इसका मकसद था, अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए जैसे एयर अटैक, ड्रोन अटैक या आग लग जाए, तो हमारी टीमें और लोग कैसे काम करेंगे ये पहले से पता चले। तो ये न्यूज़ में क्यों है? ये खबरों में इसलिए है क्योंकि इन तीनों राज्यों ने साथ मिलकर स्टेट लेवल इमरजेंसी ड्रिल की। इसमें नकली खतरे दिखाए गए जैसे एयर अटैक, ड्रोन अटैक, आग लगना, इंजर्ड लोगों को बचाना। इस ड्रिल से ये देखा गया कि पुलिस, मेडिकल और फायर ब्रिगेड और दूसरे टीमें मिलकर कैसे काम करती है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो भारत में अक्सर दो तरह की घटनाएं होती है: नेचुरल डिजास्टर जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, और मैनमेड इमरजेंसी जैसे टेररिस्ट अटैक, ड्रोन अटैक या केमिकल एक्सीडेंट। इन्हीं से निपटने के लिए भारत में सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस की जाती है। सिविल डिफेंस का मतलब होता है कि आम लोगों और उनकी संपत्ति को मुसीबत के समय बचाना। आज के दौर में जब ड्रोन अटैक, साइबर अटैक और अर्बन टेररिज्म जैसी चीज़ें बढ़ रही है, ऐसे अभ्यास और भी ज़रूरी हो गए। करंट स्टेटस के बारे में देखें हम तो ऑपरेशन शील्ड ड्रिल में क्या क्या हुआ। तो सैटरडे को ये ड्रिल किया गया था। जगह थी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इसे यूनियन होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ने देखा था। इसमें सिविल डिफेंस, एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम और एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के ट्रेन वॉलंटियर ने भी हिस्सा लिया था। इसमें कुछ खास अभ्यास किए गए जैसे इंजर्ड लोगों को निकालना, आग बुझाना, बिल्डिंग की छतों से लोगों को सेफली उतारना। पूरी ड्रिल एक वॉर लाइक सिचुएशन बनाकर कराई गई थी ताकि रियल लाइफ सिनारियो जैसा माहौल लगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो ये ड्रिल सरकार की तरफ से यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री की निगरानी में कराई गई थी। इसका मकसद था डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाना, अलग अलग एजेंसीज के बीच में कोऑपरेशन लाना। रिलेटेड लॉज देखें तो हम इस ऑपरेशन से जुड़ा है तो सिविल डिफेंस एक्ट 1968। इस कानून में कहा गया है कि आम लोगों को ट्रेनिंग दी जाएंगी, इमरजेंसी सर्विसेज सही तरीके से चलाई जाएंगी, वॉर या डिजास्टर के समय लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी की सुरक्षा होगी, शहरों और गाँवों में सिविल डिफेंस टीम बनाई जाएंगी। तो ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ऑपरेशन शील्ड ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इससे देखा जा सकता है कि हमारी टीमें कितनी तैयार है। अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर काम करने की प्रैक्टिस करते हैं, आम लोगों को भी सिखाते हैं और मुसीबत के समय क्या करना है ये बताते हैं। अगर कोई असली मुसीबत आ जाए तो घबराहट नहीं होती, सब पहले से ही तैयार रहते हैं। आज के समय में जब ड्रोन अटैक, साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे हैं तो ऐसी ड्रिल और भी ज़रूरी हो गई है। ये देश की सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो देखते हैं हमारे सेकेंड आर्टिकल को, जो कि है हेट स्पीच। तो देखो, कर्नाटक सरकार ने ये सोचा है कि हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाली बातों को रोकने के लिए एक सख्त कानून लाना चाहिए, खासकर सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसी बातें फैलाते हैं उनके लिए। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। तो ये मुद्दा खबरों में इसलिए है क्योंकि कर्नाटका के मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे कि अगली लेजिस्लेटिव असेंबली में इस पर कानून लाया जाए। ये बात तब उठी जब हाल ही में एक कम्युनल टेंशन हुआ और अब्दुल रहमान, जो कलाउपन्ना जुम्मा मस्जिद के सेक्रेटरी थे, उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार भी हुए। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो भारत में खासकर कर्नाटका के कुछ इलाकों में जैसे कोस्टल एरिया में नफरत भरी बातें और भाषण की वजह से कई बार हिंसा हो चुकी है। अब तो डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने इसे और भी बढ़ा दिया है क्योंकि वहाँ चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती है। जो पुराने कानून है वही कई बार इतने कमज़ोर साबित होते हैं कि लोग जल्दी बेल पर छूट जाते हैं और फिर वही काम करने लगते हैं। दक्षिण कन्नड़ा जैसे इलाकों में पहले से
कम्युनल क्लैशेस होते आए हैं, इसलिए यह हेट स्पीच एक बड़ा मुद्दा है। करंट स्टेटस देखें तो इस समय सरकार इस कानून पर चर्चा कर रही है। मंत्री ने खुद माना है कि जो अभी के कानून है वो काफ़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि इस मुद्दे को अगली असेंबली में जोरदार तरीके से उठाया जाए। जहां तक मर्डर केस का सवाल है, उसमें 5 लोग पकड़े जा चुके हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो कर्नाटका गवर्नमेंट की योजना है कि वो एक नया और सख्त कानून लेकर आए, जिससे हेट स्पीच पर काबू पाया जा सके और सोशल मीडिया पर जो लोग गलत बातें फैलाते हैं उन्हें रोका जा सके। इसके हेट स्पीच के रिलेटेड लॉज देखें तो अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 153 जो है वो अलग अलग धर्म या जातियों के बीच दुश्मनी फैलाने पर सजा देता है। सेक्शन 295A किसी धर्म की भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने पर सजा देता है। सेक्शन 505 अगर कोई बयान अफरा तफरी या नफरत फैलाता है तो उस पर कार्रवाई होती है। अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 69A के तहत सरकार को ये अधिकार देता है कि वो ऐसा ऑनलाइन कंटेंट हटा दे जिससे शांति भंग हो सकती है। तो ये हेट स्पीच का मुद्दा क्यों इतना ज़रूरी है देखते। अब ये कानून लाना क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब आसान है। इससे कम्युनल पीस बनी रहेंगे, खासकर सेंसिटिव एरिया में। जो लोग बार बार नफ़रत भरे बयान देते हैं उनके लिए डिटरेंट बनेगा। इससे सरकार को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। ये डेमोक्रेसी और लोगों की सेफ्टी को मजबूत करता है। इससे सरकार के पास लीगल पावर्स बढ़ेगी कि वो गलत बातें फैलाने वालों पर तुरंत एक्शन ले सके। कर्नाटका का ये कदम दूसरे राज्यों के लिए भी एग्जाम्पल बन सकता है, जहां ऐसे ही कम्युनल टेंशन देखे जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है इंडस वाटर ट्रीटी। तो देखते हैं, भारत ने कहा है कि पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी का उल्लंघन कर रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देकर इस समझौते की आत्मा और नियमों को तोड़ रहा है। तो ये मुद्दा न्यूज़ में क्यों देखते हैं, तो ये खबर में इसलिए है क्योंकि भारत के पर्यावरण राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट कीर्तिवर्धन सिंह ने तजाकिस्तान में हुए UN कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लेशियर्स में ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है और आतंकवाद के जरिए इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ रहा है। ये बयान भारत ने जम्मू कश्मीर में हुए एक आतंकी हमले के बाद दिया है, जिसमें 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की जान गई थी। उसके बाद भारत ने इस समझौते को कुछ हिस्सों में सस्पेंड कर दिया गया है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच साइन हुई थी। वर्ल्ड बैंक ने इसमें गारंटी देने वाला पक्ष यानी इंटरवेनिंग रोल निभाया था। इसके अनुसार पश्चिमी नदियाँ वेस्टर्न रिवर जैसे इंडस झेलम चेनाब पाकिस्तान को दी गई और पूर्वी नदियाँ ईस्टर्न रिवर्स रवि बीस और सतलज भारत को मिली। इसका पर्पस ये था कि दोनों देशों में पानी को लेकर कोई झगड़ा ना हो और शांति बनी रहे। ये समझौता अब तक का दुनिया का सबसे सफल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट में गिना जाता था, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध और तनाव भी हुए हैं। लेकिन अब समय के साथ तकनीक में बदलाव, मौसम में बदलाव, पाकिस्तान से होने वाला आतंकवाद, इन वजहों से लोग कह रहे हैं कि अब इस समझौते की फिर से रिव्यू होना चाहिए। करंट स्टेटस देखें तो अभी की स्थिति यह है कि भारत ने इस समझौते को पार्शली सस्पेंड कर दिया गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहा है कि पाकिस्तान का रवैया ट्रीटी के नियमों का उल्लंघन है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत इस समझौते को पॉलिटिकल
राजनीतिक के लिए इस्तेमाल कर रहा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखिए, भारत ने इस मुद्दे को यूएन के मंच पर उठाया और कहा कि अब समय आ गया है कि इस समझौते को नए हालातों के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अब तकनीक बदल चुकी है, जनसंख्या का दबाव बढ़ा है, इस मौसम में बदलाव हो रहा है और सबसे बड़ी बात, आतंकवाद अब भी जारी है। इससे रिलेटेड लॉज देखें तो इस पूरे मामले में जो मुख्य कानून है वो है इंडस वाटर ट्रीटी 1960। इसे वर्ल्ड बैंक की मदद से साइन किया गया था। इसका मकसद यानी कि ऑब्जेक्टिव था कि भारत और पाकिस्तान इंडस नदी प्रणाली यानी इंडस रिवर सिस्टम का सही बंटवारा करे और इसका मैनेजमेंट शांति से करे। और तो ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है देखते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम दोनों देशों के लिए पानी का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा सोर्स है। अगर आतंकी हमलों की वजह से समझौता टूटने लगे तो शांति और भरोसे पर असर पड़ता है। आज के समय में सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट दोनों बदल रहे हैं। ऐसे समझौतों को दोबारा देखने की ज़रूरत है। भारत ने दिखाया है कि राष्ट्र की सुरक्षा यानी नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एक साथ जोड़कर बात रखी जा सकती है। इस मुद्दे से ये भी दिखता है कि पानी और आतंकवाद दोनों ही मिलकर अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि रिलेटेड है आर्कियोलॉजी से। तो असम के दिमा हसाओ ज़िले में एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर नियोलिथिक ज़माने के लोग रहते थे और वहाँ आयरन स्मेल्टिंग के सबूत भी मिले हैं। ये लोग बहुत पहले से ही मेटल का इस्तेमाल करना जानते थे। तो ये न्यूज़ क्या है देखते हैं। ये खबर में इसलिए है क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ एक फर्नेस और आयरन स्लैग मिली है जो बताता है कि मेटल स्मेल्टिंग का काम होता था। इस जगह का नाम दाउजली हेडिंग है। पहले ये जगह रोड कंस्ट्रक्शन के काम से थोड़ा नुकसान झेल चुकी है, लेकिन अब यहाँ से मिले नए सबूतों ने साफ कर दिया है कि यहाँ पहले इंसान बसते थे और आयरन का इस्तेमाल करते थे। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो दाउजली हेडिंग एक जानी पहचानी आर्कियोलॉजिकल साइट है जो 1960 के दशक में खोजी गई थी। यह जगह आसाम के दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है। पहले की एक्सकवेशन में यहाँ से पत्थर के टूल्स, खास तरह के मिट्टी के बर्तन और मोर्टल्स एंड पेस्टल्स मिले थे। ये जगह ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया की नियोलिथिक कल्चर से जुड़ी मानी जाती है। इसका मतलब है कि भारत के नियोलिथिक पीपल और साउथ ईस्ट एशिया के लोग आपस में किसी न किसी तरह से जुड़े थे। पहले की एक्सकवेशन में मेटल का कोई सबूत नहीं मिला था, इसलिए अब जो आयरन स्मेल्टिंग के सबूत मिले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है। करंट स्टेटस देखें तो हाल के एक्सकवेशन में इंटरडिसिप्लिनरी टीम ने वहाँ से एक फर्नेस और आयरन स्लैग निकाला है। इससे यह साबित हो गया है कि वहाँ के लोग मेटल वर्किंग जानते थे। अब इन आर्टिफैक्ट्स को गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट ध्यान से स्टडी कर रहे हैं। साइट को फिर से देखा जा रहा है ताकि वहाँ और खोज हो सके। हो सकता है कि आगे जाकर वहाँ कार्बन डेटिंग भी की जाए ताकि उस समय का सही से अंदाज़ा लगाया जा सके। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो इस खुदाई को नॉर्थ कैचर हिल्स ऑटोनॉमस काउंसिल के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने किया है और इसमें साथ दिया है IIT गुवाहाटी ने, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने। ये सब मिलकर इस काम को एक साइंटिफिक और ऑर्गेनाइज तरीके से कर रहे हैं। रिलेटेड लॉज देखें तो भारत में ऐसे पुराने और ख़ास स्थानों की सुरक्षा के लिए कानून है, जैसे
द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि देश के हिस्टोरिक साइट्स और मॉन्यूमेंट्स की रक्षा और देखभाल की जाए। इससे यह भी तय होता है कि ऐसी जगहों पर बिना परमिशन कोई कंस्ट्रक्शन या डैमेज न हो। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह खोज कई मायनों में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पता चलता है कि 2700 साल पहले भी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लोग बसते थे। वहाँ आयरन स्मेल्टिंग का काम होता था, यानी उस समय के लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे। इससे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की ऐतिहासिक संस्कृति के रिश्तों को समझने में मदद मिलती है। यह खोज हमारे पुराने ट्रेड, लाइफस्टाइल और सोसाइटल स्ट्रक्चर के बारे में जानने का मौका देती है। साथ ही यह बताती है कि हमें ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस की सुरक्षा और रिसर्च को और बढ़ावा देना चाहिए। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि जुड़ा हुआ है भारत के एक्सपोर्ट से। तो अमेरिका सरकार ने यह संकेत दिया है कि वो भारत से जाने वाले आयरन, स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्ट पर डबल टैक्स लगाने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत को करीब $1 बिलियन यानी लगभग 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। तो ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है देखते हैं। ये खबर चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका में एक कानून है, सेक्शन 232 ऑफ ट्रेड एक्सपांशन एक्ट। उसके तहत जो अभी तक 25% टैक्स लगता है उसे 50% तक बढ़ाने की बात हो रही है। इससे भारत के लिए अपने प्रोडक्ट्स को अमेरिका में बेचना मुश्किल हो जाएगा और हमारा एक्सपोर्ट कम हो सकता है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखें तो 2018 में अमेरिका ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर वो स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट्स पर 25% टैक्स लगाएंगे। भारत हर साल अमेरिका को करीब $5 बिलियन का माल भेजता है, जिसमें $3.1 बिलियन सिर्फ आयरन या स्टील से बने आइटम होते हैं। $587.5 मिलियन सीधे आयरन और स्टील का होता है और $860 मिलियन का एल्यूमिनियम और उससे जुड़ा सामान होता है। भारत की EEPC इंडिया और बाकी एक्सपोर्टर्स काफ़ी समय से एग्जेम्पशन की मांग कर रहे हैं, जैसे UK को दी गई थी। पहले भी भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बताकर अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगाने की बात की थी। करंट स्टेटस देखें तो फिलहाल की स्थिति यह है, अमेरिका भारत से आने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर टैक्स डबल करने की योजना बना रहा है। इससे अमेरिका में स्टील की कीमत $1,180 प्रति टन तक जा सकती है। भारतीय एक्सपोर्टर्स को डर है कि उनके प्रोडक्ट अब अमेरिका में महंगे लगेंगे और बिकना कम होगा। इससे ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर असर बढ़ेगा और करीब $1 बिलियन का नुकसान होगा। भारत इस पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के तहत जवाबी कार्रवाई करने की सोच रहा है। भारत के बड़े एक्सपोर्टर्स और लीडर्स ने सरकार से कहा है कि वो इस मुद्दे को अमेरिका से सीधी बातचीत में उठाएंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखें तो भारत सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एक ऑफिशियल नोटिस दिया है। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैक्स लगाने की सोच रहे हैं। भारत की एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे EEPC इंडिया और FIEO सरकार से निगोशिएशन करने की अपील कर रही है ताकि एग्जेम्पशन मिल सके। रिलेटेड लॉज देखें तो सेक्शन 232 ऑफ US ट्रेड एक्सपांशन एक्ट, इसके तहत अमेरिका का प्रेसिडेंट ऐसे इंपोर्ट्स पर टैक्स लगा सकता है जो उसके देश की सुरक्षा के लिए खतरे माने जाते हैं। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग, ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम है जिसके तहत भारत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों है देखते हैं अब। तो इससे भारत के $5 बिलियन के एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा, खासकर इंजीनियरिंग सेक्टर पर। आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम के उद्योगों में नौकरी का खतरा हो सकता है। अमेरिका की कंपनियों
की सप्लाई चेन भी इससे बिगड़ सकती है, क्योंकि वो भारतीय सामान पर निर्भर है। इससे साफ होता है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड रिलेशन को मजबूत और साफ रखने की ज़रूरत है। ये दिखाता है कि दुनिया में अब प्रोटेक्शनिज्म यानी अपने देश के व्यापार को ज़्यादा बचाना बढ़ रहा है, जिससे ट्रेड टेंशन और कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। तो ये था आज के द हिंदू का डिस्कशन। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।